मुंबई में असम दंगों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 2 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। अब हालात काबू में। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव का एक और विवादास्पद बयान, कहा कुंभ में कमीशन खोरी में नहीं आने देंगे कमी। रेटिंग घटने के बावजूद प्रधानमंत्री को 6.5% विकास दर की उम्मीद, कहा अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत। बीजेपी बोली सच्चाई से भाग रही है सरकार। और काले धन के मुद्दे पर बाबा ने मांगा यूपीए के सहयोगियों से समर्थन, 3 दिन में पहली बार साधा, प्रधानमंत्री पर निशाना। Cryojug, Signora Ware, microwave safe lunch boxes and airtight modular storage containers. IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और बात करूंगा आंदोलन की। आजकल राजधानी दिल्ली में आंदोलन का मौसम है। पहले जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गई टीम अन्ना, 10 दिन तक अनशन किया, उसके बाद राजनीतिक विकल्प देने की बात की। हालांकि उसको लेकर भी 2 फाड़ होता दिख रहा है अन्ना समूह भी, क्योंकि अलग अलग राय आ रही है। और इसके पीछे खास वजह क्या थी? वजह थी सरकार की संवेदनहीनता। सरकार ने कहा कि करते रहो अनशन, हम नहीं सुनते आपकी। आजकल आंदोलन कर रहे हैं बाबा रामदेव, 3रा दिन है उनके आंदोलन का। अभी तक यह मालूम नहीं कि वो आंदोलन किस बात को लेकर कर रहे हैं। ज्यादातर मांगे टीम अन्ना की मांगे हैं। लोग आ रहे हैं लेकिन सरकार फिर वही रुख, आप करते रहिए आंदोलन, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे में जन आंदोलन को लेकर कुछ अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। भविष्य क्या है? एक नैतिक आभा होती थी अनशनकारी की, आंदोलनकारी की, क्या उसमें भी लगातार कमी आती जा रही है? साथ ही साथ एक आम आदमी का समर्थन, सबसे बड़ा दबाव आम आदमी का दबाव होता है। अंगूठा जब आप बटन दबाते हैं या सरकार पर आप दबाव डालते हैं। आप सड़कों पर आने को तैयार थे पिछले 1.5 साल 2 साल से अगर हम देखें। अब वो भीड़ भी कम होती जा रही है। सवाल ये कि क्या जन आंदोलनों को लेकर आम आदमी भी अब थोड़ा सा ऊबता जा रहा है, थोड़ा सा हताश हो रहा है? बड़ा सवाल, क्या भविष्य है अब जन आंदोलन का? यही है आज का मुद्दा। और यह बहुत जरूरी है कि भविष्य क्या है, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो और तमाम समस्याएं घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं, विकराल होती जा रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ हैं। बीजेपी की ओर से नलिन कोहली साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर पुष्पेश पंत राजनीतिक विश्लेषक हैं। दरअसल बहुतेरी टोपियां ये पहनते हैं, बहुतेरे अवतार में ये दिखाई देते हैं। मेरे साथ हैं हमारे एक और खास मेहमान देवेंद्र शर्मा जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मुहिम चलाई थी टीम अन्ना ने, बाद में अन्ना का आंदोलन बन गया, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक आजकल बाबा रामदेव के साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी जी भी, बल्कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, बाबा रामदेव का आंदोलन अब क्या शक्ल लेगा? बाबा रामदेव का पहले आंदोलन क्या शक्ल लेगा, उससे पहले जो आपने पहले कहा कि आपको ये नहीं पता कि बाबा किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, मैं वो जरा स्पष्ट कर दूं। बाबा का आंदोलन जब से चल रहा है, मेरे ख्याल से अन्ना जी तो बाद में आए, उससे पहले से चल रहा है और उनका सारा फोकस काला धन लाने पे हुआ है। आजकल वो कह रहे हैं लोकपाल लेकर आओ, इसी सत्र में लाओ, सीबीआई सीवीसी की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, और अगर आप उनको फॉलो करते आए हैं तो उन्होंने पिछली बार भी, जब जून में यहां आंदोलन हुआ था 1 दिन का, जिसमें अन्ना जी और बाबा जी दोनों थे, तो उसमें भी कहा था उन्होंने बहुत स्पष्ट कि हम जन लोकपाल बिल और काला धन के लिए, दोनों के लिए, प्लस व्यवस्था परिवर्तन उनका रहा ही है बहुत दिनों से। ये तो साथ में जंतर मंतर में कर लेते, आपको रामलीला मैदान क्यों बुक कराने की जरूरत, अलग से अनशन की क्या जरूरत? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वो दोनों साथ क्यों नहीं किया और अलग अलग। ये तो वही बात होगी कि बीजेपी का इकोनॉमिक एजेंडा तो एक ही है,
हाँ जी, और भ्रष्टाचार के ऊपर भी इल्जाम दोनों पे लगते हैं, तो क्यों नहीं साथ हो जाती है पार्टियां? हाँ जी, ये बात समझने की है। मेरा मानना है कि जितने ज्यादा हो मोर द मैरियर। इट इज ऑलवेज गुड कि जितने लोग उसमें काम करना चाहें, अलग अलग आवाजें उठें। जितनी फाड़े होती जाएंगी कमजोर नहीं होते जाएंगे। कमजोर नहीं, अभी कहां फाड़े हुई हैं, पर मैं कह रहा हूं इट्स गुड कि 1 2 3 4 5 कम से कम देश के कोने कोने से आवाज तो उठे। नहीं, कंफ्यूजन तो हो गई ना। आप उतने ही बड़े समर्थक और उतने ही अहम सदस्य टीम अन्ना के थे, आज आप टीम अन्ना से वो इत्तेफाक उनकी बातों से नहीं रखते जो पहले रखते थे। नो, ये मैंने नहीं कहा कभी। वहां डिसमिस होगी हमारी कमेटी, वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्ना ने वो किया, भी अपने आप में एक झटका था, उसका अंदाजा था आपको? वो तो हमने कहा ही है, मैंने तो ट्वीट भी किया था उसके ऊपर, जिसके ऊपर चर्चा हुई थी कि ये तो अचानक जो डिसीजन लिया गया वो ठीक नहीं था, और उसके बाद उसका जो पूरी अपना बैठ के उसका एक मैसेज या उसका स्ट्रेटजी या उसका क्या फोकस होना चाहिए वो सारा करना चाहिए था बिफोर भी। वही मेरा मूल सवाल यही है, जन आंदोलन क्या दिशाहीन हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता दिशाहीन हो रहे हैं। सारी बात हमें समझने की है कि ऐसे मोड़ पर हम आ गए हैं आज कि जहां पर सरकारें जो हैं वो इतनी एरोगेंट हो गई हैं, उनको लगता है कि आम आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनको लगता है कि हम सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं और उसी के हम बात देखभाल करेंगे। ये एक दुर्भाग्य है इस देश का। इसको आप ये मत सुनिए, सोचिए कि इसका हश्र क्या होगा। मेरा मानना है कि इसका हश्र बहुत विस्फोटक होगा जब भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, वो जो अंदर उनके जो गुस्सा है वो एक दिन फटेगा। पर वो आक्रोश अब फिलहाल कम होता जा रहा है ना। आपको लगता है, लोग कहते हैं कि अरे भाई मैं क्यों आऊं रोज सड़कों पर, इनका पता ही नहीं मुझे एजेंडा क्या है। संदीप जी, आपको लगता है, आपको याद होगा अरब वर्ल्ड में आपको लगता था कोई कुछ होगा ही नहीं, ये तो बड़ा संतुलित चल रहा है सब कुछ। वहां पर एक आदमी ने इमुलेट किया अपने आप को, सारा अरब वर्ल्ड जो है जिसको अरब स्प्रिंग कहते हैं, सारा उथल पुथल हो गया। तो इसको मत, आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। जब तक आप लोगों की भावना को, चेतना को आप नजरअंदाज करेंगे, आपका भी हर्ष कभी ना कभी वो ही होगा आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज है। सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस अगुवाई कर रही है सरकार की सरकार की संवेदनहीनता है। कहीं ना कहीं सरकार का दम्भ और गुरूर है। आप सुनने को तैयार नहीं है आम आदमी की आवाज। नहीं संदीप जी, ये कहना गलत है। एक तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे पहली बार पता चला कि अन्ना जी और रामदेव में वही फर्क है जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर फर्क है। ये अभी तक मुझे पता नहीं था और शायद किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, उनकी बात पे अमल नहीं कर रही है, संदीप जी ये बताइए, कोई भी आंदोलन हो, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं। आपको हक है कि आप अपनी बात रखें, आपको हक है सरकार से कहें कि ये सही रास्ता है जिस रास्ते को आप सही समझते हैं, लेकिन फैसला सरकार करेगी। सरकार को देश की जनता ने चुना है और देश की जनता ने इस यकीन के साथ चुना है कि सरकार में बैठे हुए लोग अपनी विजडम के साथ फैसला करेंगे। हमने लोकपाल बिल लोकसभा के अंदर पास किया, राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो अन्ना जी का आंदोलन हो या बाबा का आंदोलन हो, देखना पड़ेगा कि वो अपनी थोड़े से लोगों को लेकर, साथ लेकर ये कहना यही पास होगा जो हम कह रहे हैं, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? और अगर मैं ये मान भी लूं जी कि उन्हीं की बात ठीक है, हमारी बात गलत है, तो 1.5 साल के बाद पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा, अपने उम्मीदवार खड़े कीजिए। आप कहते हैं कि सारी देश की नहीं, मतलब सबको राजनीति में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट बनाइए, सबको राजनीति में आना पड़ेगा। मैं अगर सरकार की आपकी नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं अनशन करने के लिए बैठ जाता हूं जंतर मंतर या रामलीला पर, क्या राशिद जी आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे भी संसद में ही आना पड़ेगा, तब जाकर जैसा भारत, जैसे सपनों का भारत मैं चाहता हूं वैसा बन पाएगा? संदीप जी बिल्कुल नहीं। आप जो बात कह रहे हैं ये जरूरी तो नहीं कि वो बात 100% सही हो। आप इस हठधर्मी पे कैसे जबरदस्ती आप करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है? जिन लोगों को देश के लोगों ने चुन के भेजा है वो आपकी बात सुनेंगे और उनको ये हक पर आप सुनते नहीं दिखते हैं। क्या आप ये बात मानेंगे? राशिद भाई माफी के साथ मैं ये बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। पिछले साल जो सरकार का रुख और रवैया था, आप बाकायदा सिविल सोसाइटी
कि जो तथाकथित नुमाइंदे अपने आप को ये कहने लगे, इसमें भी अलग राय हो सकती है, लेकिन नुमाइंदे थे ये सभ्य समाज के, अगर वो कुछ मांगे रख रहे थे तो सरकार बाकायदा लोगों से राब्ता कायम करने को तैयार दिखती थी। इस बार तो आप बात करने को तैयार नहीं। आप कहते हैं कि यूएन चले जाओ, संज्ञान हम नहीं लेते, कोई कहता हम डायबिटीज का इलाज नहीं करते। इस बार इतनी तल्खी क्यों? नहीं, देखिए, मैं आज आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो बाबा रामदेव हो या वो कोई और आदमी हो, अगर किसी सरकार के किसी नुमाइंदे से मिलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम लीजिए, जाके अपनी बात कीजिए। ये तो वही सरकारी बाबू से मिलने वाली बात हो गई ना। अपॉइंटमेंट न जाने कब मिलेगी, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, इंतजार करते रहिए। देखिए, ये कहना गलत है। ऐसा नहीं है, ये नौमन तेल का सवाल नहीं है। अभी तक आप सरकार से मिलते रहे हैं, अपनी बात सरकार के सामने रखते रहे हैं, और लोकपाल बिल सरकार लेकर आ रही है, लोकसभा के अंदर पास हो चुका है। राज्यसभा में आप भी जानते हैं हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हमारी अक्सरियत नहीं है। राज्यसभा में पास होगा तो अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर ही पास होगा। आज बिल सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया है और बीजेपी के मशवरे से गया है, ऐसा नहीं है वहां हमारी अक्सरियत नहीं। बिल्कुल, ये एक वैलिड पॉइंट है नलिन। क्या ये दरअसल राजनीतिक जमात लामबंद हो गई है कि आप लोगों को लगा कि एक अन्ना हजारे खड़ा हो गया, एक अगर बाबा रामदेव खड़ा हो गया और तमाम उनके साथ लोग आ गए, तो आप जो इस देश को चला रहे हैं, वो जो एक वो चल रही है ना, एस्केलेटर सिस्टम चल रहा है, या एक आपका बैग आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कि आज इनकी बारी, कल हमारी बारी, हम ही चलाएंगे, तो ये कौन भाई, ये कहां से आ गए? उसके चलते आप सब लोग लामबंद हो गए। नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और शायद हाँ मजाकिया तौर से इस पे चर्चा किए सकते हैं, लेकिन कई मुद्दे इधर हैं और एक एक करके मैं उनको कहना चाहूंगा। पहली बात, सरकार और विपक्ष के दोनों के अपने अपने स्थान है लोकतंत्र में, और विपक्ष जो है सरकार के ऊपर निगरानी रखती है। अभी जो राशिद भाई ने कही बात सही कही कि उनकी मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में पारित हो सकता था 29 दिसंबर को, जिसको अरुण जी ने बहुत खूबी से फ्रीडम एट मिडनाइट कहा था, क्योंकि ऐसे मतलब सडनली बंद हो गया सारा चर्चा वहां बंद हो गई कि मतलब जैसे भागना है यहां से। उसके बाद इस बात को मैं फिर कह रहा हूं कि सिलेक्ट कमेटी में जो बिल गया है, विपक्ष के नेता है अरुण जेटली जी राज्यसभा में उस समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं ताकि एक मजबूत लोकपाल बिल आए। हम सरकारी लोकपाल बिल नहीं चाहते, हम चाहते एक जेन्युइन लोकपाल बिल आए। सीबीआई की स्वतंत्रता की बात हम भी करते हैं, टीम अन्ना भी करी जा रही है, और मुझे लगता है जो देश हित में कोई करे इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, यह कहना कि कांग्रेस और बीजेपी उनमें कोई फर्क नहीं है, ये किसी की भी राजनीतिक सूझबूझ की बात हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं, उसके साथ देवेंद्र जी ने इसको अरब स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया, भारत की जनता के चित्त और उस पर प्रश्न उठाने की बात है। क्योंकि आज हमारे लोकतंत्र में 65 साल के बाद लोग इलेक्ट भी होते हैं, हारते भी हैं, सरकारें बदलती हैं, राज्यों में आते हैं, केंद्र में नहीं आते, ये सब जनता की चित्त की बात है। और आखिरी बात आ जाते हैं हम कि आज जो है मतलब एक आंदोलन अगर हो रहा है, क्या यह आंदोलनों का मौसम है? नहीं है। देखिए, लोकतंत्र मात्र सोसाइटी या समाज को प्रतिबिंबित करता है, और उसमें आज जो मतलब मूवमेंट अगर कोई हो रही है, हर वर्ग अगर कोई मूवमेंट में जुड़े, अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो उनको थका दो, क्या ये भी हो रहा है? मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं, राजनीतिक प्रोसेस, प्रक्रिया, राजनीतिक पार्टी और एक मुद्दा पे आधारित कोई जन आंदोलन चल जाए, इनमें फर्क है। क्योंकि यहां पर कई लोग एक मुद्दे के साथ जुड़ गए, करप्शन एक मुद्दा है और इसको आप कहीं नहीं नकार सकते। देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ी है और जिस प्रकार के घोटाले हुए हैं कि लोग प्रभावित है, आक्रोशित है, तो नेचुरली मुद्दा जो है अहम है, वो एक अलग है। नहीं, उसमें दिक्कत क्या ये हो जाती है? 4 साल से आप भी मुद्दा उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का, आपके लिए लोग सड़कों पर नहीं आते, वो प्रायोजित बसें भी चलती हैं वगैरह वगैरह, पर एक अन्ना या एक बाबा रामदेव आह्वान करता है तो लोग आते हैं। राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं एक निराशा भी आपको झलकती है, प्रतिबिंबित होती है आम आदमी। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं समाज में, क्योंकि राजनीतिक लोग
सबसे सामने दिखते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि हर नेता जो है खराब है। ऐसे तो हर नहीं, मैं बात कर रहा हूं, राजनीति की बात कर रहा हूं। और आप देखेंगे हर सोसाइटी, समाज के हर वर्ग में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ऐसे राजनीति में भी होता है। लेकिन ये कहना कि समर्थन नहीं है, मैं इसके साथ एतफाक नहीं रख सकता, क्योंकि आप देखेंगे तो आज अगर सिर्फ हम भाजपा की बात करें, 7 राज्यों में हमारी सरकारें चुन के आई हैं, 2 राज्यों में हम समर्थन, 2 साझा सरकार है हमारी, तो हम लोग 9 राज्यों में आज हैं, केंद्र में नहीं है। ऐसे कांग्रेस भी कई राज्यों में, अन्य पार्टी भी हैं, तो अलग अलग है। इसका मतलब यह नहीं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए समर्थन नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां विचारधारा, आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द मुद्दे उनके साथ जुड़ते हैं और फिर उसके लिए लंबा सफर चलता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा मूड करे तो हम एक मुद्दे पे हो जाते हैं, लंबा सफर चलता है। ये राजनीतिक लामबंदी हो रही है डॉक्टर पुष्पेश पंत, ये जन आंदोलन क्या दरअसल कमजोर हो रहे हैं या सरकार ने अपनी संवेदनहीनता का परिचय देकर इन्हें मजबूरी में दिशाहीन कर दिया? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों तीनों बातें हैं। ये मैं मानने को तैयार हूं कि सरकार संवेदनहीन है, उसने बिल्कुल ही आंदोलनों के साथ संवाद का रास्ता बंद किया है। राशिद भाई ने जो कहा कि बड़ी सफाई से, साफगोई से उन्होंने आज बात कही, मगर उसमें 2 बातें हैं। उनको जनादेश मनमानी करने का नहीं सरकार ने दिया है। जो जिस बात को नलिन जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वो बात ध्यान में रखने की है कि वैसा ही जनादेश मोदी को गुजरात में बारंबार मिलता रहा है। तो क्या उस जनादेश के आधार पर मोदी जो कुछ गुजरात में करें वो जायज है और कांग्रेस चुप रहेगी? क्या उस जनादेश का अनदेखा करेगी? मगर जो जनादेश उसको कांग्रेस को खंडित मिला है, साझा सरकार है, एक बैसाखी मुलायम सिंह की है, एक बैसाखी मायावती की है, पीछे से हथेली लगाने के लिए वामपंथी पार्टियां हैं। उसके बाद आप ये कहें कि हमारे पास तो बहुमत का अभाव था, इस कारण लोकपाल बिल पास नहीं हुआ। जो बहुत सही नलिन ने कहा, वो फ्रीडम एट मिडनाइट वाली बात, मुझे लगता है कि अपनी बेदाग छवि पर जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी छवि धूमिल की थी उस शाम जब एक पक्षधरता का संदेह कम से कम पैदा हुआ था। तो मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों में पूरी राजनीतिक दलों ने एक तरह की नूरा कुश्ती लड़ी है, मुझे लगता है कि ये बात आम आदमी मानने को तैयार नहीं होगा कि शासक वर्ग एकजुट अपने हितों के स्वार्थों की रक्षा के लिए नहीं हुआ है। और दूसरा ये वही आप राजनीति में आ जाइए। नहीं, क्षमा कीजिएगा, अब राजनीति में आ जाएगी तो वही हुआ कि दारा सिंह मरते मरते किसी से कहेंगे आप मुझसे पंजा लड़ा, फिर देख लेंगे कौन बड़ा है कौन जीतेगा। तो अगर आपका दिल गुर्दा हो तो दारा सिंह से पंजा लड़ा लो। जब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बाहुबली राज कर रहे हैं और वहां के एक जिम्मेदार मंत्री सलाह ये देते हैं, कभी कमीशन खोरी, जैसे अभी आपने सुर्खियों में कहा, मैं कभी नहीं होने देंगे। नहीं, नया नारा गढ़ दिया है ना, चोरी सही डाका नहीं। नहीं, मुझे लगता है चोरी सही सीना जोरी के साथ, और डकैती छोड़ दो, मतलब यहां तक बात सही है। और वो भी यही तय करेंगे ये डाका है या नहीं है, मगर चोरी है या नहीं। मगर चूंकि इस वक्त उनकी कृपा पर केंद्र सरकार निर्भर है, तो वैदिकी हिंसा न भवती, उनके 100 खून माफ है। इसी तरह एक गृह राज्य मंत्री हरियाणा राज्य का दिल्ली पुलिस द्वारा भगोड़ा घोषित न किया गया, कह दिया जाता है, और वो 3-4 दिन तक नदारद रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति है जिसने निर्दलीय चुनाव जीता था और जिसको मंत्री बनाकर अपनी सरकार का बहुमत प्रमाणित करने में हुड्डा साहब समर्थ हुए थे। तो मुझे लगता है कि जो सरकार अब फिर आपने सवाल उठाया था आंदोलनों की नैतिक क्षमता का, तो सरकार की नैतिक क्षमता या सरकार का नैतिक बल क्या है जिसके आधार पर वह सवाल उठाए कि इन आंदोलनों का नैतिक बल क्या है। एक बात तो ये हुई। जहां तक दूसरा प्रश्न आपका है, मुझे लगता है कि देखिए ये बहुवचन और एक वचन का प्रश्न है। ये आंदोलन का हश्र आप कह रहे हैं, तो 2 आंदोलनों का जिक्र तो आपने खुद कर दिया, एक आंदोलन अन्ना वाला, एक आंदोलन बाबा वाला। तो ये तो आंदोलनों का हश्र हम कह रहे हैं या किसी एक आंदोलन के हश्र? नहीं, मैं सभी की बात करूंगा, मैं अभी और इसे विस्तार में लेकर आना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिस बात का उल्लेख दोनों ने किया है, डॉक्टर शर्मा ने भी और नलिन भाई ने भी, कि जनतंत्र में आंदोलनों की अपनी भूमिका है। और मैं राशिद भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं कि हर आदमी जो राजनीति में सक्रिय उसे चुनाव लड़ना जरूरी है। चुनाव के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाना, संगठन करना बुनियादी अधिकारों में इस देश के नागरिक के एक है। तो आंदोलनों का भविष्य मुझे बड़ा उज्जवल नजर आता है, इन आंदोलनों का हश्र चाहे कुछ भी हो। नहीं, मैं इनके अलावा बाकी आंदोलन का भी जिक्र करना चाहूंगा। फर्ज कीजिए मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रही है। अब तक एक नैतिक आभा थी, सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती थी, सारी बातें सरकार ने कभी मानी नहीं, सुननी पड़ती थी। लेकिन अब क्या उन आंदोलनों का भी यही हश्र होगा कि सरकार कहेगी करते रहो? आपको दिक्कत है, आप जंतर मंतर पर बैठ गए, जगह है धरने के लिए, वहां पर हर रोज कोई ना कोई आदमी बैठा रहता है, सरकार कहेगी बैठे रहो, हम नहीं सुनते।
क्या हम उस राह पर जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी पैदा हो गई है क्या जन आंदोलन को लेकर कि आप लोग लेकर आ जाइए और कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक मंसूबे होते हैं। क्या ये राजनीति का एक और तरीका, एक और विकल्प चुन लिया है कुछ लोगों ने? इस पर चर्चा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं जन आंदोलन की, और जन आंदोलन को लेकर एक नैतिक आभा भी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। और जन आंदोलन अगर जो बिना किसी अंजाम तक पहुंचे खत्म हो जाए, या फिर जिस व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसी व्यवस्था का आप हिस्सा बन जाएं, क्या नैतिक आभा कम होती है? क्या ये खतरा है एक आंदोलनकारी के सामने? देखिए, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने अपने ब्लॉग में लिखा था जब अन्ना ने अपना पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर की, मेरा ये कहना था कि जिस जल्दबाजी में ये पार्टी डिक्लेयर की गई है, पॉलिटिकल प्रोसेस में चले गए हैं, मुझे लगता है कि उसका सोशल मूवमेंट्स के ऊपर बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ेगा। और जब आपने उदाहरण दिया, मैंने भी वही उदाहरण दिया था कि मेधा पाटकर हालांकि बहुत स्ट्रगल करती हैं, सरकारें उनको इग्नोर करती हैं, और मेरा ये मानना है कि जितना मैंने उनके साथ काम देखा उनके साथ जाकर कि वो बहुत कोशिश करती हैं कि सरकार उनसे डायलॉग में आए, लेकिन सरकार किसी न किसी उससे दूर करती है। खैर एनीवे, वो अपनी पानी में बैठती हैं, जल समाधि लगाती हैं। कल सरकार ये बोलेगी, आई एम श्योर राशिद साहब की पार्टी जो कहेगी कि आप करते रहिए, आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए। आप न्यूक्लियर की एग्रीमेंट, जो न्यूक्लियर पे वो हो रहा है सारा आंदोलन देख रहे हैं आप, अब वो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं आराम से कि अगर आपको ज्यादा तकलीफ है आप पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। महंगाई के खिलाफ लड़िए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, भुखमरी के खिलाफ लड़िए, कहिए अरे भैया मोबाइल फोन नहीं चाहिए, 2 जून की रोटी चाहिए, कहिए बनाइए पॉलिटिकल पार्टी। और दूसरा ये भी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो वही बात हुई ना कि मैं पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करने गया तो पुलिसमैन ने कहा कि तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ। डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करने गया, उसने कहा तुम पहले डॉक्टर बन जाओ। वकील के सामने, जज के सामने गया, उसने कहा तुम पहले वकील बन जाओ। ये तो हम यही करते रहेंगे सारी जिंदगी। सारी बात यह है कि जो समाज में आज त्रुटियां हैं, जो आज सब सोशल मूवमेंट्स के माध्यम से ऊपर आ रहा है, उसको क्यों नहीं हम उसको फोकस करते, ध्यान करते। और ये कहना कि सब ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये लोग थोड़े से लोग होते हैं जितने जंतर मंतर पर आ गए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, संख्या के बल पर बात होने लगती है कि कम आए, 1000 आए कि 10,000 आए, क्या उसी हिसाब से आप सुनोगे? बिल्कुल ठीक है। 121 करोड़ की जनसंख्या में कितनी करोड़ वोटें मिली हैं कांग्रेस को कि जो सरकार बना के बैठे हैं? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये कोई जनसंख्या या पॉपुलेशन या कोई राशिद भाई, आप बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से ये बात जानता हूं, क्या ये खतरा पैदा हो गया है जन आंदोलन को लेकर? नहीं संदीप जी, नहीं। एक तो बात को ठीक तरह समझा नहीं जा रहा है। ये कोई नहीं कह रहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप आइए पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़िए और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचिए। ये बात तब कही जाती है जब आप कहें कि मेरा ही कानून बनेगा, सारा देश की जनता मेरे साथ है, 122 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, मैं जो लोकपाल बना के लाया हूं इसी को पार्लियामेंट पास करे, तब ये कहना पड़ता है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। अगर सारे देश की जनता आपके साथ है और वही कानून बनाना चाहते हैं जो कानून आपने बनाया है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आके कानून बनाइए। ये कहना तब पड़ता है जब आप कहते कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स बेईमान हैं, सारी सरकार बेईमान है, तब आपसे कहा जाता है कि आप ईमानदारी के साथ लोगों को चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेजिए और आप अपनी सरकार बनाइए। आंदोलनकारियों का हक है कि आंदोलन करें, अपने मुतालबात सरकार के सामने रखें। लेकिन संदीप जी, मैं आप ही से पूछता हूं, यह फैसला कौन करेगा कि आपका मुतालबा सही है या गलत है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हमें देश की मोहब्बत नहीं है? क्या हम देश के बारे में नहीं सोचते? क्या यहां जो सरकार है वो विदेश से आए हुए लोगों ने बनाई? आप देश के हित में सोचते हैं, हम भी देश के हित में सोचते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो मुतालबा आप कर रहे हैं वो सही हो। यानी कि हर बात पर आंदोलनकारी भी कनपट्टी पर बंदूक नहीं लगा सकता है कि आइदर माय वे और द हाईवे। ये भी एक आरोप लगता रहा है टीम अन्ना पर भी और बाबा रामदेव पर भी। और कहीं ना कहीं क्या आंदोलनकारियों में भी, आज के आंदोलनकारियों की बात कर रहा हूं, अनशनकारियों में भी एक जल्दबाजी है। 2 मिनट नूडल अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए और जल्दी चाहिए।
क्या वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते हैं? जो गांधी जी कहा करते थे, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। पहले आप जन आंदोलन चलाइए, आप अपनी एड़ियां रगड़िए, लोगों में जन जागृति पैदा कीजिए, फिर आंदोलन कीजिए, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर से आपको अपना जो समर्थन है उसे और बढ़ाना पड़ेगा, और लोगों को जागृत करना पड़ेगा, आंदोलन को और बड़ा करना पड़ेगा। क्या उस प्रक्रिया से आज के आंदोलनकारी गुजरने को तैयार नहीं? ब्रेक के बाद यह अहम सवाल।